अस्सलाम वालेकुम। पर्सनल प्रोनाउंस के सिलसिले को आज मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और आज इंशाअल्लाह ताला हम ये देखेंगे कि मुख्तलिफ़ किस्म के ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हम जुमलों में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो आपने इस सिलसिले के लेक्चर 1 में आपने स्टार्ट को समझा, उसके साथ साथ आपने देखा कि फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, सेकंड पर्सन क्या होते हैं, थर्ड पर्सन क्या होते हैं, जेंडर, इनके बारे में आपने पढ़ा। फिर आपने मुख्तलिफ सब्जेक्ट प्रोनाउन के इस्तेमालात कहाँ कहाँ पर होते हैं उसके बारे में आपने तफसील से पढ़ा। और लेक्चर 2 के अंदर आपने ख़ास तौर पर हमने फोकस किया था कि इट को हम कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हम करते हैं। आज के लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला हम ये बात करेंगे कि हमारे पास इस पर्सनल प्रोनाउन के चार्ट में जो हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होते हैं वो हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। जैसे आई और वी फर्स्ट पर्सन, इनका ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है मी और अस। यू और दाउ का यू और दी। ही, हिम, शी, हर, इट और दे, देम। तो कहाँ कहाँ पर हमें ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल करने होते हैं, इस सिलसिले में किन एहतियातों पर अमल करना होता है, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो चलते हैं अगली स्लाइड की तरफ। देखिए सबसे पहले हमारे पास जो इस्तेमाल है कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस आर यूज्ड एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ वर्ब, कि हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का जो इस्तेमाल करते हैं वो वर्ब के ऑब्जेक्ट के तौर पर भी करते हैं। देखिए कि आप जानते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है कि आमतौर पर वो चीज़ या वो शख्स जिस पर कोई काम किया जाए वो हमारे पास ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। बिल्कुल ठीक है। और याद रखिएगा कि जब भी हम किसी भी शख्स का तस्करा करते हैं किसी जुमले में, किसी चीज़ का तस्करा करते हैं जुमले में, तो आम तौर पर उसकी दो हैसियतें होती हैं। या तो इस जुमले में वो काम कर रहा होता है यानी सब्जेक्ट होता है, तो हम उसके लिए सब्जेक्ट प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। और अगर वो जुमले में उस पर काम किया जा रहा है तो ऐसी सूरत में वो उस जुमले में ऑब्जेक्ट की हैसियत रखता है और हमें उसके लिए ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का इस्तेमाल करना होता है। अब आप इस हवाले से देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ देखिए कि ही फॉरगिव मी, उसने मुझे माफ कर दिया। अब यहाँ पर हम इस जुमले में दो अफराद का तस्करा कर रहे हैं, एक तो ये ही और दूसरा है मी। अब आप ये देखिए कि माफ करने का काम कौन कर रहा है, ही, वो। इसका मकसद वो सब्जेक्ट है, तो हमने उसके लिए ही और हिम में से किसका इंतखाब किया है। तो आप नोट कर सकते हैं कि यहाँ पर हमने ही इस्तेमाल किया सब्जेक्ट प्रोनाउन, लेकिन मैं इस जुमले में ऑब्जेक्ट की हैसियत से मौजूद हूँ, यानी माफ करने का काम मैंने नहीं किया, मुझे माफ किया गया, मुझ पर वर्ब असरअंदाज हुआ। इसका मकसद मैं इस जुमले में ऑब्जेक्ट हूँ, लिहाजा मुझे मी और आई इनमें से मेरा क्या इंतखाब होना चाहिए, मी, क्योंकि मैं इसमें ऑब्जेक्ट प्रोनाउन हूँ, ऑब्जेक्ट की हैसियत से बयान किया जा रहा हूँ। तो आप नोट कर सकते हैं कि यहाँ पर हमने आई के बजाय क्या इस्तेमाल किया हुआ है, मी इस्तेमाल किया। तो बहुत आसान सी बात कि जब भी किसी शख्स का किसी चीज़ का तस्करा हम ऑब्जेक्ट की हैसियत से करते हैं तो लाजमन हमें उसके लिए कौन सा प्रोनाउन इस्तेमाल करना होता है, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का कॉलम था वहां से हम उसके लिए ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। तो इसको हम दूसरे लफ्जों में आसान अल्फाज में यूं भी कह सकते हैं कि वर्ब के बाद जब भी हमें कोई प्रोनाउन इस्तेमाल करना है तो वो कौन सा प्रोनाउन होगा, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा। तो इस एग्जाम्पल देखिए, इस जुमले में भी हम उन्हीं दो अफराद के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उनका स्टेटस तब्दील हो गया। अब हम जुमले में कह रहे हैं कि मैंने उसे माफ कर दिया, तो अब माफ करने वाला मैं हूं, मैं इस जुमले में सब्जेक्ट की हैसियत से मौजूद हूं। तो देखिए मैंने अपने लिए आई और बी में से किसका इंतखाब किया है, मैंने अपने लिए सब्जेक्ट प्रोनाउन का जो है इंतखाब किया है, क्योंकि मैं इस जुमले में सब्जेक्ट की हैसियत से मौजूद हूं। मैंने उसे माफ कर दिया। एक और शख्स मेल पर्सन यहाँ जुमले में मौजूद है। अब मेल पर्सन के लिए हम ही और हिम दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम जिस शख्स का तस्करा यहाँ पर कर रहे हैं वो ऑब्जेक्ट की हैसियत से मौजूद है, उस पर काम किया जा रहा है, तो लिहाजा हमने उसके लिए जिस प्रोनाउन का इंतखाब किया है वो कौन सा प्रोनाउन है, हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। और दूसरी बात वो आप ये देख सकते हैं कि हम वर्ब के बाद जब भी प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है। यहाँ पर नहीं इस्तेमाल किया गया क्योंकि वो वर्ब फॉरगेट के बाद आ रहा था। यहाँ पर देखिए हमने हिम इस्तेमाल किया है क्योंकि वो वर्ब के बाद इस्तेमाल किया जा रहा था। तो वर्ब के बाद जब भी हम प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे वो प्रोनाउन हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस आर आल्सो यूज्ड एज ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्रीपोजिशन। इस हवाले से याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट का तस्वुर सिर्फ वर्ब से वाबस्ता नहीं है कि जिस चीज़ या जिस शख्स पर वर्ब असरअंदाज होता है वो ऑब्जेक्ट कहलाता है, ऐसा नहीं है। बल्कि अगर
हमें कोई प्रोनाउन इस्तेमाल करना है प्रीपोजिशन के बाद, तो याद रखिएगा कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जो प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाएगा वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ही होगा। और यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ऑब्जेक्ट कहलाएगा, लेकिन वर्ब का नहीं बल्कि प्रीपोजिशन का। मिसाल के तौर पर देखिए, पहला जुमला हमारे पास है कि अल्लाह इज विद अस, अल्लाह हमारे साथ है। देखिए, विद हमारे पास एक प्रीपोजिशन, इसके बाद मुझे प्रोनाउन का इस्तेमाल करना था, मैंने विद के बाद जो कि एक प्रीपोजिशन है, बजाय इसके कि मैं यहाँ पर वी इस्तेमाल करता, मैंने क्या इस्तेमाल किया है, अस, क्योंकि मुझे प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर जो मैंने अस इस्तेमाल किया है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, लेकिन किसका ऑब्जेक्ट है, ये प्रीपोजिशन विद का ऑब्जेक्ट है। तो याद रखिए कि जब भी प्रीपोजिशन के बाद आपको कोई प्रोनाउन इस्तेमाल करना है तो वो लाजमन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा। दूसरी एग्जांपल देखिए, शी इज टॉकिंग टू देम, वो उनसे गुफ्तगू कर रही है। एक से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर टू जो कि हमारे पास एक प्रीपोजिशन है, उसके बाद हमने यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि ये प्रोनाउन प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है, और प्रीपोजिशन के बाद जब भी हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है। तो देखिए, यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं कि हमने देम इस्तेमाल किया है जो कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। लेकिन ये ऑब्जेक्ट हमारे पास टॉक, वर्ड टॉक का नहीं है, बल्कि ये क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है, लिहाजा ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा इस प्रीपोजिशन टू का। तीसरी एग्जांपल देखिए कि दिस इज द सीक्रेट बिटवीन यू एंड मी, ये एक राज है, किसके दरमियान, तुम्हारे और मेरे दरमियान। तो देखिए, बिटवीन हमारे पास एक प्रीपोजिशन है। अब इस बिटवीन के बाद जब हमें ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल करना है, जो प्रोनाउन इस्तेमाल करना है वो लाजमी तौर पर ऑब्जेक्ट फॉर्म में होना चाहिए, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होना चाहिए। तो मैंने बिटवीन के बाद यहाँ पर यू लगाया हुआ है। लेकिन यहाँ पर देखिए, कंफ्यूजन का शिकार ना होइएगा, क्योंकि यू एक ऐसा प्रोनाउन है जिसका सब्जेक्ट प्रोनाउन भी यू होता है और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी यू होता है। तो अब अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर यू देखते हैं तो वो समझते हैं कि शायद ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है। ऐसा नहीं है, ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, क्योंकि ये प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है। हाँ, ये एक अलग बात है क्योंकि यू सब्जेक्ट प्रोनाउन में भी इसकी शक्ल ऐसे ही रहती है और ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में भी ये सेम रहता है, इस वजह से यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है। लेकिन बहरहाल ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। अब देखिए आगे चल के कि ये एक राज है तुम्हारे दरमियान, तो चलिए मैंने यू ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल कर लिया, और मेरे दरमियान, तो आई और मी, इन दोनों प्रोनाउन में से मेरा इंतखाब क्या होना चाहिए। तो क्योंकि मुझे बिटवीन के बाद इस्तेमाल करना है, प्रीपोजिशन के बाद इस्तेमाल करना है, तो लाजमन मुझे ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल करना है। तो आप नोट कर सकते हैं कि मैंने यहाँ पर मी इस्तेमाल किया है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल किया है। तो बाज़ दफा गलती क्या होती है कि यहाँ पर यू देखकर हम इसे सब्जेक्ट प्रोनाउन समझते हैं, और आगे अगर एक और प्रोनाउन इस्तेमाल करना है जो कि लाजमन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होना चाहिए था, लेकिन यू की वजह से हम कंफ्यूज हो जाते हैं और अक्सर यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ पर आई लगा देते हैं, जो कि गलत होता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पर यू और मी दोनों ऑब्जेक्ट प्रोनाउन की सूरत में है, दोनों प्रीपोजिशन के बाद आ रहे हैं, लिहाजा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन ही लाजमन हमें इस्तेमाल करना होगा। तो नंबर 1 में वर्ब के बाद लाजमन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल करना है। नंबर 2, प्रीपोजिशन के बाद भी जब भी हमें प्रोनाउन इस्तेमाल करना है वो लाजमन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन देख लीजिएगा। द ऑब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग दैट इज अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द वर्ब। लेकिन याद रखिएगा, थोड़ी सी इसको वसअत दीजिएगा एक सेक्शन कि सिर्फ ऑब्जेक्ट का तसव्वुर वर्ब से वाबस्ता नहीं है, बल्कि प्रीपोजिशन के बाद भी जो हम प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होता है, और वो ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का होता है। उसके बाद अगले हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, तीसरा इस्तेमाल हमारे पास ऑब्जेक्ट प्रोनाउन के हवाले से ये है कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस आर कॉमन इन वन वर्ड आंसर्स एंड आफ्टर बी। देखिए, अगर किसी भी क्वेश्चन का जवाब देना है और उस क्वेश्चन का जवाब हम वन वर्ड, एक लफ्ज में देना चाहते हैं कि भाई काम करने वाला कौन है, तो जहन में तो ये आता है कि ऐसी सूरत में हमें सब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन याद रखिएगा कि वन वर्ड रिप्लाई जो होते हैं, आपके वन वर्ड जो आंसर होते हैं, उसमें हम हमेशा ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। कैसे? देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है कि हु आंसर्ड दिस क्वेश्चन, किसने शख्स इस सवाल का जवाब दिया था। तो आंसर में हम ये नहीं कहेंगे आई, मैंने। जब भी देखा जाए तो हमें सब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल करना चाहिए।
लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर वन वर्ड आंसर दे रहे हैं तो हम आई के बजाय कहेंगे मी। दूसरा देखिए, हु हैज पेड द बिल। फर्ज कीजिए कि कोई दोस्त किसी रेस्टोरेंट में, किसी कैंटीन में कुछ खा पी रहे हैं, वहां पर किसी दोस्त ने पहले ही आपकी पेमेंट कर दी है, तो अब आपने पूछा कि हु हैज पेड द बिल, किसने पेमेंट की है। अच्छा, यह साइन आपको याद होगा कि ये साइन हम इस्तेमाल करते हैं जब भी हम ये बताते हैं कि इसके बाद जो सेंटेंस है वो किसी और स्पीकर का कहा हुआ है, तो ये साइन चेंज ऑफ स्पीकर को जाहिर करता है। जैसे कि आपने फर्स्ट सेंटेंस में देखा कि वहां पर भी इसी तरह से था कि हमारे पास इस साइन के बाद जो जुमला था ये किसी और स्पीकर ने कहा है। तो देखिए अब कहा कि हु हैज पेड द बिल, कि भाई बिल की अदायगी किसने की है, तो आपने जवाब दिया कि उसने। तो आप ही नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे, हिम कहेंगे, क्योंकि आप वन वर्ड रिप्लाई इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, यहाँ पर एक चीज जरूर पॉसिबल है कि आप यहाँ पर चाहें तो सिर्फ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल करें, सिर्फ आप मी कहें काफी है, हिम कहें काफी है, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल करने से पहले इट इज या इट वाज, जैसे भी आपका रिप्लाई है प्रेजेंट पास्ट के हवाले से, आप इट इज इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इट वाज ऑब्जेक्ट प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन देखिए हमने यहाँ पर इट वाज को और इट इज को ब्रैकेट्स में क्लोज किया हुआ है, और ब्रैकेट्स में जब हम क्लोज करते हैं तो यहाँ पर ये बताना मतलब होता है कि भाई आप चाहें तो इस्तेमाल करें तब भी ठीक है, और अगर आप इस्तेमाल नहीं करते तब भी ठीक है। तो इट वाज मी, इट्स ओके, करेक्ट है, और सिर्फ आप मी कहते हैं तब भी ठीक है। इट इज हिम तब भी सही है, और आप सिर्फ हिम कहते हैं तब भी ठीक है। तो याद रखिएगा कि जब भी हम वन वर्ड रिप्लाई करेंगे तो ऐसी सूरत में हमें ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल करना होगा। और याद रखिए उससे पहले हम इट इज या इट वाज लगा सकते हैं, जैसे भी प्रेजेंट और पास्ट के हवाले से आप बात करें, लेकिन ना भी लगाएं तब भी ठीक होगा। लेकिन इसके अलावा देखिए हमने यहाँ पर एक नोट लिखा हुआ है, वो आपने पढ़ना है कि इन अ मोर फॉर्मल स्टाइल वी ऑफन प्रेफर टू यूज सब्जेक्ट प्रोनाउन प्लस ऑक्सिलरी वर्ब वेयर पॉसिबल। देखिए जब हम शॉर्ट रिप्लाईज करते हैं तो एक तो बहुत आसान सा ऑप्शन है कि हम डायरेक्टली सिंगल वर्ड ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल करें, लेकिन आप चाहें तो आप सब्जेक्ट प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब ये सब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाएगा तो इस हवाले से दो बातें आपके जहन में रहनी चाहिए। पहली बात तो ये कि फॉर्मल स्टाइल, कि जब हम किसी बड़े शख्स से बात कर रहे हैं, जब हम किसी एक नई सिचुएशन में हैं, नए लोगों से बात कर रहे हैं, थोड़ा सा फॉर्मल होना है, ठीक है, आप जनाब का ज्यादा ख्याल रखना है, तो हम उस सूरत में इस वाले पैटर्न पर अमल करते हैं जो हम इस वक्त नोट में पढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट पैटर्न था ये बोलचाल में दोस्तों के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। तो अब अगर आप एक फॉर्मल सिचुएशन में हैं और अगर आप किसी बड़े से बात कर रहे हैं, किसी एक अजनबी से आप बात कर रहे हैं और जहां पर आपने थोड़ा सा फॉर्मल होना है, तो उस सूरत में आप जवाब देने के लिए सब्जेक्ट प्रोनाउन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा कि जब भी सब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल किया जाएगा इसके फौरन बाद ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आप जरूर इस्तेमाल करेंगे। अब ये हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा होगा, तो देखिए जिस टेंस में सवाल किया गया है उसी टेंस का हेल्पिंग वर्ब, उसी टेंस का आप ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल करेंगे। देखिए पहले एग्जांपल ही हम दोबारा ले रहे हैं कि हु आंसर्ड दिस क्वेश्चन, किसने इस सवाल का जवाब दिया। आपने कहा मैंने, आपको याद है चेंज ऑफ स्पीकर का साइन है, तो आपने जवाब दिया मैंने। जब आपने यहाँ पर आई सब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल किया है तो अब आप सिर्फ आई, वन वर्ड रिप्लाई में सिर्फ आई नहीं कह सकते, लाजमन आपको इसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना है, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट है और पास्ट इंडेफिनिट में जो आप ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल करते हैं वो कौन सा होता है, डिड। तो देखिए हमने यहाँ पर आई के बाद डिड लगाया। अगर आप सिर्फ यहाँ पर आई इस्तेमाल करते हैं तो ये करेक्ट नहीं होगा। हाँ, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में सिर्फ आप ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल करें, इट्स ओके, करेक्ट है। लेकिन हम जब सब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, फॉर्मल स्टाइल को अपनाएंगे, तो ऐसी सूरत में हम पाबंद हैं, लाजमी है हमारे लिए कि हम उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल करें। तो देखिए मैंने यहाँ पर आई के बाद डिड इस्तेमाल किया हुआ है। अगर मैं सिर्फ आई इस्तेमाल करता हूं तो ये मेरा जुमला गलत हो, ये मेरा रिप्लाई गलत हो। दूसरी एग्जांपल देखिए, हु हैज ब्रोकन द ग्लास, ये ग्लास किसने तोड़ा है, उसने। तो या तो आप सिंपल हर कह देते हैं, लेकिन क्योंकि हम थोड़ा सा फॉर्मल स्टाइल को अपना रहे हैं, हमने सब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल किया है शी। तो जब हम सब्जेक्ट प्रोनाउन से रिप्लाई करेंगे शॉर्ट, तो उसके बाद लाजमन हमें ऑक्सिलरी वर्ब भी इस्तेमाल करना होगा। तो आप देख सकते हैं कि शी के फौरन बाद मैंने ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल किया हुआ है हैज। अब आप नोट कीजिए कि हैज ही मैंने क्यों इस्तेमाल किया, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है और वहां पर हम दो ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल करते हैं, हैज और हैव, और तो शी के लिहाज से मैंने यहाँ पर
हैज इस्तेमाल किया। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सिर्फ शी कहता हूं तो ये मेरा रिप्लाई इनकरेक्ट होगा। याद रखिए ऑब्जेक्ट प्रोनाउन वन वर्ड हो सकता है, लेकिन अगर आप सब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद लाजमी तौर पर आपको ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल करना होगा। और ये ऑक्सिलरी वर्ब कैसा होता है, तो ये डिपेंड करता है कि जो आपके पास फर्स्ट सेंटेंस है उस जुमले में जो भी रिप्लाई इस्तेमाल, जो भी ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल किया जाता है उसके मुताबिक आप यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल करेंगे। तो थर्ड आपको याद रहेगा कि वन वर्ड अप्लाई आप जब भी करेंगे आप सिंपल ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये हमारे पास इनफॉर्मल स्टाइल होता है। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन वन वर्ड हो सकता है और आप चाहें तो उससे पहले इट इज या इट वाज लगा सकते हैं। लेकिन आप फॉर्मल स्टाइल को अपना रहे हैं तो लास्ट वन आपने सब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल करना है, लेकिन सब्जेक्ट प्रोनाउन कभी भी सिंगल वर्ड आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसके बाद लास्ट वन आपको ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल करना होगा, और ये ऑक्सिलरी वर्ब जो होगा फर्स्ट सेंटेंस के लिहाज से होगा, जैसा उसका टेंस है, जैसा उसका एस्पेक्ट है, उसमें जो ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल होता है वैसा ही सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल होगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। तो याद रखिए कि अगला पॉइंट हमारे पास है कि ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस आर नॉट नॉर्मली यूज्ड इन इंफिनिटिव क्लॉजेस इफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द इंफिनिटिव हैज जस्ट बीन मेंशन्ड। तो देखिए इंफिनिटिव के बाद, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा इंफिनिटिव के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए इंफिनिटिव हमारे पास वर्ब की वो शक्ल होती है, इंग्लिश में आप देखेंगे, जिसमें वर्ब से पहले टू इस्तेमाल किया जाता है। इसकी मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, बियर इंफिनिटिव वगैरह, लेकिन अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। सिंपल सी बात हम ये कर रहे हैं कि आम तौर पर जब वर्ब से पहले हम टू लगाते हैं तो ये क्या कहलाता है, इंग्लिश ग्रामर में इंफिनिटिव कहलाता है। और इंफिनिटिव से मुराद होती है वर्ब की ऐसी शक्ल जिससे किसी टेंस का पता नहीं चलता। ये पता नहीं चलता कि हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं या फ्यूचर की बात। मिसाल के तौर पर देखिए टू रीड, पढ़ना। अब पढ़ना प्रेजेंट में बात हो रही है, पास्ट के फ्यूचर की कुछ भी जाहिर नहीं होता, सिर्फ एक्शन की हम बात कर रहे हैं लेकिन टेंस जाहिर नहीं होता। टू राइट, लिखना, किस जमाने की बात कर रहे हैं हम, इस इंफिनिटिव से जाहिर नहीं होता। इस तरह हम कहें टू सिट, बैठना, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर किसकी बात हो रही है कुछ पता नहीं चलता। तो इंफिनिटिव वर्ब की वो शक्ल जिसमें इंग्लिश में वर्ब से पहले टू इस्तेमाल किया जाता है, और इसका ट्रांसलेशन जब हम उर्दू में करते हैं तो आखिर में ना, ने वगैरह आता है, और इनसे किसी भी जमाने का, किसी भी टेंस का पता नहीं चलता। ये बात आपने ज़हन नशीन की। अब आप इस पॉइंट को अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि देखिए अगर किसी जुमले में एक सब्जेक्ट इस्तेमाल किया गया, जैसे कि इस जुमले में द सीलिंग, छत हमारा सब्जेक्ट है, और इसी जुमले में आगे चलकर एक इंफिनिटिव आ रहा है। देखिए ये वर्ब टच है, इसके साथ टू लगा हुआ है, एक इंफिनिटिव इस्तेमाल करें, और उस इंफिनिटिव के बाद जो सब्जेक्ट आपने इस्तेमाल किया है उस जुमले में, वही उस इंफिनिटिव के बाद उस वर्ब का ऑब्जेक्ट बनकर आ रहा है, तो फिर हमें उस इंफिनिटिव के बाद ऑब्जेक्ट जो है दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं होगी, उसके बगैर ही हमारा जुमला मुकम्मल है। वो कैसे, देखिए द सीलिंग इज टू हाई टू टच, कि ये छत इतनी ऊंची है कि आप उसे आसानी से छू नहीं सकते। तो देखिए सीलिंग इज टू हाई, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, सीलिंग। अब ये छत इतनी ऊंची है कि हम इसे छू नहीं सकते। अब दोबारा हम यहाँ पर टच के बाद हमें इट इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट के तौर पर हम इसी छत को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन हमें याद रखना है कि जब हम इंफिनिटिव के बाद ऑब्जेक्ट हमें इस्तेमाल करना हो, और ये ऑब्जेक्ट वो हो जो कि हम इस जुमले में सब्जेक्ट की हैसियत से इस्तेमाल कर चुके हों, तो फिर हमें उस ऑब्जेक्ट के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर इट इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, उसके बगैर हमारा जुमला मुकम्मल है। द सीलिंग इज टू हाई टू टच, ये हमारा जुमला मुकम्मल है। इसके बाद इट जो कि सीलिंग को जाहिर कर रहा है उसे इस्तेमाल करने की कतई जरूरत नहीं। तो हमें याद रखना है कि इंफिनिटिव के बाद हमें कोई ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं करना उस सूरत में जब वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन उस वर्ड को, उस चीज को, उस शब्द को की तरफ जो है वो रिफर करता हो, इशारा करता हो, जो उस जुमले में सब्जेक्ट की हैसियत से इस्तेमाल किया गया है। दूसरी एग्जांपल देखिए, द केक इज नॉट फ्रेश टू ईट, केक ताजा नहीं है कि हम इसे खाएं, खाने के लिए केक ताजा नहीं। तो देखिए यहाँ पर हम किसके बारे में बात करें, केक के बारे में। ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये हमारा सब्जेक्ट है। अच्छा, अब केक फ्रेश नहीं है कि हम इसे खाएं। अब देखिए टू ईट के बाद हमें ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करना है। ऑब्जेक्ट क्या हमारे पास, केक ही है, तो जाहिर बात है कि हम नाउन को रिपीटिशन से बचने के लिए प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। तो अब अगर मैं केक को रिफर करूंगा तो इट इस्तेमाल करूंगा यहाँ पर, टू ईट इट। अब ये इट किसको रिफर कर रहा है, द केक को। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि टू ईट एक इंफिनिटिव है,
और इन्फिनेटिव के बाद हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं करते अगर वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन किसको रिफर कर रहा हो, उसी चीज उसी शख्स को जो उस जुमले में सब्जेक्ट की हैसियत से इस्तेमाल की गई। तो यहाँ पर जुमले में सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, द केक, और इट भी किसको रिफर कर रहा है, द केक को। हमें यहाँ पर इट इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इन्फिनेटिव के बाद हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं करते अगर वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन रिफर कर रहा हो उसी जुमले के सब्जेक्ट को। तीसरा देखिए, ही इज इजी टू अनॉय, क्योंकि वो बहुत जल्दी नाराज हो जाता है, जरा सी बात पर खफा हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट है ही। अच्छा, अब खफा भी किसको किया जा सकता है, उसी शख्स को। यहाँ पर हिम आना चाहिए वैसे तो, लेकिन इन्फिनेटिव के बाद हम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन अगेन इस सेंटेंस के सब्जेक्ट की तरफ रेफर कर रहा है, तो यहाँ पर हमें हिम इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। तो याद रखिएगा कि जब भी इन्फिनेटिव के बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल करना हो और वो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन उसी सेंटेंस के सब्जेक्ट की जानिब इशारा कर रहा हो, उसी सब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल किया गया हो, उसी को रिफर कर रहा हो, तो हम इन्फिनेटिव के बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन कोई सा भी हो, जैसे देखिए यहाँ पर हिम इस्तेमाल नहीं किया, यहाँ पर इट इस्तेमाल नहीं किया, यहाँ इट इस्तेमाल नहीं किया, तो हम इन्फिनेटिव के बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं करेंगे। वो अंडरस्टूड होता है, वो मीनिंग ऑटोमेटिकली जो है वो उसके अंदर कन्वे हो जाता है। उसके बाद हम अगले इस्तेमाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नंबर 5 जो हमारे पास यूज है, याद रखिएगा कि जब भी हम किसी जुमले में कंपैरिजन करते हैं तो आमतौर पर ये कंपैरिजन किस तरह से होता है कि उस जुमले में लाजमी तौर पर हम एज या देन इस्तेमाल करते हैं। एज और देन और कंपैरिजन किस तरह से होता है, उसकी कौन सी शक्लें होती हैं, इंशाल्लाह ताला वो एक अलग से हम वीडियो में स्टडी करेंगे। फिर वक्त याद रखिएगा कि जब भी किसी जुमले में किसी दो के दरमियान कंपैरिजन किया जा रहा है, अब वो कंपैरिजन जब भी होगा नॉर्मली आप देखेंगे कि उस जुमले में एज या देन जरूर इस्तेमाल किया जाएगा। तो याद रखिएगा कि जब भी कंपैरिजन के लिए आप इस्तेमाल करते हैं एज या देन, तो इनके फौरन बाद आपने ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल करना है। कैसे, देखिए इसमें एग्जांपल हमारे पास कि ही इज एज टॉल एज मी, वो उतना ही दराज कद है जितना कि मैं, यानी उसकी भी हाइट और मेरी हाइट जो है वो दोनों सेम है। तो देखिए ही इज एज टॉल एज मी, कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पर ही और मी के दरमियान। एस के बाद मुझे प्रोनाउन इस्तेमाल करना है, तो नोट कीजिए कि मैंने यहाँ पर आई के बजाय क्या इस्तेमाल किया हुआ है, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन मी। ही इज एज टॉल एज हर, ही इज एज टॉल एज मी। तो जब भी हम यहाँ पर एस के बाद हम कंपैरिजन करने होंगे और प्रोनाउन इस्तेमाल करना होगा तो वो लाजमी तौर पर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन होगा। दूसरी एग्जांपल देखिए, यू वर्क हार्डर देन हिम, कि तुम उससे ज्यादा सख्त मेहनत करते हो। कंपैरिजन है, किसके दरमियान कंपैरिजन है, तो आप नोट कर सकते हैं यहाँ पर यू और हिम के दरमियान कंपैरिजन किया जा रहा है। ठीक है, इसमें किसका इस्तेमाल किया गया है, आप नोट कर सकते हैं कि यहाँ पर देन इस्तेमाल किया गया है। तो देन या एज, इसके फौरन बाद जब भी कंपैरिजन होता है हमें जो प्रोनाउन इस्तेमाल करना होता है वो प्रोनाउन कौन सा होता है, हिम। तो अब आप नोट कर सकते हैं कि यहाँ पर हमने हिम इस्तेमाल किया। तो एज और देन के बाद ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे जब भी एज और देन वहां पर कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल किया। लेकिन याद रखिएगा कि ये इनफॉर्मल स्टाइल है, कि दोस्तों के साथ हम बात करते हैं, इनफॉर्मल सिचुएशन में हम इस्तेमाल करते हैं। जब थोड़ा सा हम फॉर्मल इंग्लिश का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, किसी बड़े से बात कर रहे हैं, किसी नई सिचुएशन के अंदर हैं, तो ऐसी सूरत में हमारे पास एक ऑप्शन और भी होता है कि हम एज और देन के बाद बजाय ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल करने के सब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल करें। लेकिन याद रखिएगा जैसे कि आपने पॉइंट नंबर 4 में स्टडी किया था कि यहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट प्रोनाउन सिंगल नहीं आ सकता, वो तो टू फॉर्मल, बहुत ज्यादा फॉर्मल हो जाता है। तो उसमें हमने क्या करना है कि जब हम सब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल कर रहे हैं तो सब्जेक्ट प्रोनाउन के बाद में ऑक्सिलरी वर्ब भी इस्तेमाल करूंगा। देखिए ही इज एज टॉल एज आई, जब मैंने सब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल किया तो आप देखिए कि आई के बाद मैंने फौरन यहाँ पर एम इस्तेमाल किया, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि ही इज एज टॉल एज, इस फर्स्ट सेंटेंस में इज इस्तेमाल किया जा रहा है, ही के लिहाज से इज, तो हम इसी की निस्बत से हमने यहाँ पर आई के साथ एम इस्तेमाल किया। गो की यहाँ बहुत वेरिएशन हो सकती है, लेकिन आप सिंपल याद रखें कि आम तौर पर जो है वो हमारे पास जो ऑक्सिलरी वर्ब आएगा वो फर्स्ट सेंटेंस के लिहाज से आएगा। जैसे हेल्पिंग वर्ब्स फर्स्ट सेंटेंस में आते हैं, जो ऑक्सिलरी वर्ब फर्स्ट सेंटेंस में आते हैं उसके लिहाज से आप इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर इज इस्तेमाल किया गया है तो हमने इस एम आर की निस्बत से आई के बाद यहाँ पर एम लगा दिया। दूसरी एग्जांपल देखिए कि यू वर्क हार्डर देन ही डज, कि तुम उससे ज्यादा सख्त मेहनत करते हो। अब देखिए यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल नहीं किया, वरना जुमला हमारा यहीं पर मुकम्मल हो जाता।
हमने यहाँ पर सब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल किया, बिल्कुल हम कर सकते हैं फॉर्मल सिचुएशन में। तो देखिए जब हमने यहाँ पर ही इस्तेमाल किया है तो अब मैं पाबंद हूँ, मेरे लिए लाजमी है कि मैं इसके बाद कोई ऑक्सिलरी वर्ब भी इस्तेमाल करूँ। अब क्योंकि हमारे पास जो ये फर्स्ट सेंटेंस है, ये फर्स्ट सेंटेंस हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम दो ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल करते हैं, डू और डज। तो ही के साथ क्या आएगा, डज आएगा, हमने यहाँ पर डज इस्तेमाल किया। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 5 में आपने क्या स्टडी किया कि एज और देन जब भी कंपैरिजन के लिए आएगा तो इनफॉर्मल सिचुएशन में हम इसके बाद सिर्फ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे, काफी है, जुमला मुकम्मल हो जाता है, हमारी बात मुकम्मल हो जाती है। लेकिन अगर हम सब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल करना चाहते हैं बिल्कुल कर सकते हैं, ये फॉर्मल स्टाइल होता है, उसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जब भी सब्जेक्ट प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे उसके फौरन बाद ऑक्सिलरी वर्ब अपने लाजमी तौर पर इस्तेमाल करना है और ये ऑक्सिलरी वर्ब नॉर्मली फर्स्ट सेंटेंस की निस्बत से होगा, उसमें जो भी ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल किए गए हैं जो आते हैं उसके लिहाज से हम यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपने 5 पॉइंट जो है वो स्टडी किए हैं। आपने आज की इस वीडियो से खातिर आपकी मालूमात में इजाफा हुआ होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। खुश रहें और खुशियाँ बांटें। जल्दी आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।